जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के वीडियो में बहुत स्वागत है। आज है 28 दिसंबर ट्यूसडे। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 आईआर से और एक आर्टिकल जो रहेगा वो इंडियन सोसाइटी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से ओरिएंटेड रहेगा। आईआर के जो 2 आर्टिकल्स हैं, एक तो हम बात करेंगे शशि थरूर जी का आर्टिकल आया है रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड वाइड वेब, और एक आर्टिकल ये श्याम सरन जी ने लिखा है। श्याम सरन जी हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये बात करते हैं कि तवांग का जो रीसेंट क्लैश हुआ था, जो हाथापाई हुई थी इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, इज दैट अ वेक अप कॉल फॉर इंडिया और नॉट, एंड व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी अहेड। और जो सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल है ये हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे, हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ पहला आर्टिकल, रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, अभी रिसेंटली इस साल में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, काफी वोकल हैं, काफी ओपिनियनेटेड हैं। उनके जो व्यूज रहते हैं बिना किसी खौफ के वो बोलते हैं। इस पूरे साल में उन्होंने तमाम लीडर्स के साथ मीटिंग्स करी, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे वो रशिया के हो, चाहे वो जर्मनी के हो, और उन्होंने बहुत सारी बातें एक स्पष्ट तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कही कि भी देखिए, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे अपने चॉइसेस हैं, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी को खुश करने में बिलीव नहीं करते हैं। चाहे दुनिया लड़े, चाहे 2 देश लड़े, हम अमन शांति में ही बिलीव करते हैं। लेकिन आप हमको ये नहीं कह सकते कि हम किस साइड में जाएं, किस साइड में ना जाएं, कौन से कैंप में जाएं, कौन से कैंप में ना जाएं। कि जब मुसीबत हमारे ऊपर आई थी तो बहुत सारे देश जो कि आज हमको मैसेज दे रहे हैं, आज हमको प्रीच कर रहे हैं, उन्होंने हमारी मदद नहीं करी थी। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात भी कही है दैट देखिए, आज के जमाने में भारत को लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है, लुक अप टू किया जा रहा है कि भारत कैसे एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, कैसे एक ब्रिज बन सकता है। दुनिया भर में अभी मायूसी है, बहुत एक अच्छी सिचुएशन नहीं है बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूरोप विच हैज प्रोलॉन्ग्ड फॉर 10 मंथ्स नाउ, और कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज अभी लेट्स नॉट फॉरगेट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो जीडीपी ग्रोथ होगी, दैट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 6.5 to 7%। नाउ बहुत सारे देश जिनको लगता है कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, तो इस करके इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो भी प्रेवलेंट फूड कमोडिटी प्राइसेस में जो क्राइसिस है, या फूड प्राइसेस में जो हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव चल रहा है, या एनर्जी प्राइसेस में जो क्राइसिस आ रहा है, बहुत सारे देशों के पास ऐसा बार्गेन नहीं है, ऐसा लेवरेज नहीं है कि उनके रिलेशन भी भारत की तरह अच्छे हों रशिया के साथ या अमेरिका के साथ। तो इस करके भारत को लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है, लुक अप टू किया जा रहा है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी है, तो ये सब चीजें हमारे फेवर में आती हैं। क्या चीजें हैं जो कि हमको वर्ल्ड लीडर बना सकती हैं या बनाती हैं? सोचने वाली बात है। क्या वो हमारी आबादी है? पॉपुलस कंट्री, वी माइट बी ओवरटेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ चाइना वेरी सून। क्या वो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया हैज द वर्ल्ड्स 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। या क्या वो हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है? या क्या वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आज हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम बात करें, क्या चीजें हैं जो कि हमको वर्ल्ड लीडर बना सकती हैं या बनाती हैं? या क्या वो हमारी सॉफ्ट पावर है ना? अब देखिए, एक बात को हम याद रखें, पावर ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आई एम श्योर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जोसेफ नाय के बारे जरूर पढ़ा होगा थ्योरीज में। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास इकोनॉमिक मसल हो, या आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो, आपके पास ज्यादा हथियार हो, कि तो ही आपका इन्फ्लुएंस दुनिया पे बढ़ सकता है। क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अलावा भी आपका इन्फ्लुएंस दुनिया पे बढ़ा सकते हैं? तो पावर ऑफ अट्रैक्शन की जहां पे बात आती है तो वहां पे सॉफ्ट पावर की बात आती है। हार्ड पावर क्या हुआ? हार्ड पावर हुआ वेपन्स, आर्म्स। इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर की जहां पे बात आती है कल्चर के जरिए, ठीक है, कैसे हम अपने कल्चर के जरिए अपना इन्फ्लुएंस जो है दुनिया भर में इंक्रीज कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पे कुछ पैराडॉक्सेस की बात आती है, जहां पे हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी में, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, अभी बेरोजगारी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हाई है हमारे देश में। तो यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ या मिलिट्री स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन नंबर्स अकेले हमारे देश के पोटेंशियल को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में नैरेटिव क्या बनेगा, भारत क्या रोल प्ले करेगा ग्लोबली नैरेटिव बनाने में, शेप करने में, और क्या भारत के नैरेटिव को बाकी लोग स्वीकार करेंगे, बाकी देश स्वीकार करेंगे, यह बात समझनी बहुत जरूरी है।
वर्ल्ड लीडर बनने में कोई बुरी बात नहीं है, वर्ल्ड लीडर बने, बहुत अच्छी बात है, विश्वगुरु बने, वर्ल्ड लीडर बने, लेकिन क्यों ना भारत अगर वर्ल्ड लीडर बनता है तो क्यों ना एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए जहां पे जियो पॉलिटिक्स में, हो सकता है सिचुएशन बहुत आइडियलिस्टिक हो, शशि थरूर जी का ये अपना पर्सनल व्यू है यहाँ पे कहने का, हो सकता है सिचुएशन आइडियलिस्टिक हो, लेकिन जहां पे दुनिया में देयर इज नो लॉन्गर डेफिनेशन ऑफ सुपर पावर्स, यहाँ पे यानी कि दुनिया को या जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं किया जा रहा बाय सुपर पावर्स और ग्रेट पावर्स, यानी कि यहां पे बात करी जा रही है कि भारत अपने सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस को कैसे सिग्निफिकेंटली एक्सर्ट कर सकता है, कि यहां पे कोई बायपोलैरिटी की बात नहीं हो रही, चाइना, अमेरिका या रशिया, ये सब चीजों की बात नहीं हो रही है। अब फॉरेन पॉलिसी की जहां पे बात आती है, तो अगर नैरेटिव हमने बदलना है आने वाले टाइम में, तो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। फॉरेन पॉलिसी इज नो लॉन्गर जस्ट फॉरेन पॉलिसी का इंपैक्ट हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी होता है। अल्टीमेट पर्पस क्या है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का? टू प्रमोट पीस, टू प्रमोट सिक्योरिटी, ठीक है, और हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसी बने जहां पे ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही है जिसके चलते पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट हो सकता है, ठीक है, जहां पे लड़ाइयां ना हो, जहां पे वॉर ना हो, क्राइसिस ना हो, फूड प्राइसेस में क्राइसिस ना हो, एनर्जी प्राइसेस में इतना हम वोलेटिलिटी ना देखें, तो हम ये सब चीजें चाहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच वन डिफाइनिंग पैराडाइम फॉर फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल, तो फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए मल्टीपल डायमेंशंस को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट जो सुपर पावर्स हैं, एक तो अमेरिका है और एक चाइना है, तो हम क्या करें? हम क्या केवल नॉन अलाइंड रह सकते हैं आज के टाइम पे कि हमको ना अमेरिका से मतलब है ना चाइना से मतलब है? वो जमाना तो नहीं रहा नॉन अलाइनमेंट का। चाइना हमारा पड़ोसी है, रिसेंटली अभी हमारे और चाइना के बीच में हमने फिर क्लैशेस देखे हैं। इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 3 साल से जो रिलेशंस हैं काफी वो टेंस्ड हैं, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी लूज नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ ना कुछ जवाब चाइना को भी देना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम व्हाट आर वी नोन फॉर? वी नोन फॉर प्रमोटर्स ऑफ पीस, प्रमोटर्स ऑफ डेवलपमेंट, द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ गांधी, द लैंड ऑफ अशोका, तो हम उन वैल्यूज को भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। तो हमको एक ऐसा रोल अपने लिए डिफाइन करना पड़ेगा ताकि दुनिया भी हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझ सके। नॉट दैट कि हम दुनिया को बुली करना चाहते हैं कि कल को 25 सालों में हम एक डेवलप्ड नेशन बनते हैं, विकसित भारत बनते हैं, डजंट मीन कि हम दुनिया को बुली करना चाहते हैं, डजंट मीन कि हम डेवलप्ड होकर वही काम करना चाहेंगे जो आज चाइना कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने सॉफ्ट पावर, अगर हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपने सॉफ्ट पावर का इंफ्लुएंस ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं, तो उसके चलते नैरेटिव जो है हमारा टुवर्ड्स द जियोपॉलिटिक्स वो बदल सकता है और उस नैरेटिव को बाकी देश भी स्वीकार कर सकते हैं। तो अब यहां पे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की बात आती है, वर्ल्ड वाइड वेब की बात आती है। आज के टाइम पे लोग कितना इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के जरिए लोग कितना ज्यादा इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, है ना। सो विच विल समटाइम्स ओवरलैप विद ईच अदर विद कॉमन मेंबरशिप्स। अब यहां पे एक बात समझने को है कि अब हम ब्रिक्स में भी हैं, ठीक है, हम इप्सा में भी हैं, यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम G20 में भी हैं, हम G7 में भी एज गेस्ट जाते हैं, ठीक है, हम क्वाड में भी हैं। अब मल्टीपल ग्रुपिंग्स में हम हैं, मल्टी अलाइनमेंट का जमाना है ना, मल्टीपोलैरिटी का जमाना है। अब हो सकता है क्वाड में पर्पस क्या है? चाइना को कंटेन करना। ब्रिक्स में पर्पस क्या था? वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज करना। क्वाड में अमेरिका बैठा है, ब्रिक्स में अमेरिका नहीं बैठा। तो डिफरेंट ग्रुपिंग्स में इंडिया जरूर है, और डिफरेंट ग्रुपिंग्स में ऐसे मेंबर्स हमारे साथ हो सकते हैं जो कि बाकी ग्रुपिंग्स के अगेंस्ट हो, है ना। ब्रिक्स इज डोमिनेटेड बाय चाइना, क्वाड ऑब्वियसली इज डोमिनेटेड बाय अमेरिका, लेकिन हमारी मौजूदगी सभी ब्लॉक्स में, बिकॉज हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है। तो किसी ब्लॉक में हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व हो रहा है, किसी ब्लॉक में हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहे हैं, किसी ब्लॉक में हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहे हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी हर जगह है और डिफरेंट फोरम्स हमारे जो इंटरेस्ट है डिफरेंट वेज में सर्व कर रहे हैं। तो हम नॉन अलाइन मूवमेंट का भी हिस्सा थे, ठीक है, और आज के टाइम पे हम कह सकते हैं दैट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज। अब देखिए, अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो मैं बार बार ये बात कहता भी रहता हूं कि भारत के अलावा साउथ एशिया में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जो पिछले 75 ईयर्स में स्टेबल हो। बाकी आसपास तो पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कहीं भी स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। तो यानी कि हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की दिशा में आ चुके हैं। नाउ इंडिया इज लीडिंग द लाइट ऑफ ग्लोबल ट्रेड यूनियन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम G77 ग्रुप की बात करें, जिसमें 120 देश हैं, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और उसके साथ के साथ आज हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है, जहां पे दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज आती हैं। तो यानी कि डिफरेंट फोरम्स में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, और हम अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए यहाँ पे अपॉलोजेटिक भी नहीं है अगर हम डिफरेंट फोरम्स में जा रहे हैं।
चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे हम तवांग क्लैश की बात करेंगे। द तवांग क्लैश इज अ वेकअप कॉल, डोंट लेट चाइना ऑफ द हुक। देखिए अब यहां पे कोर्सिव डिप्लोमेसी की बात आती है, तो अगर हमको लगा, अगर भारत और चाइना के बीच में, अभी हमने देखा सितंबर की बात है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में डिसएंगेजमेंट हुआ था, गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया चाइना के बीच में फिर शांति आ जाएगी। हालांकि तवांग क्लैश को मैंने बहुत डिटेल में 17 दिसंबर को फ्यू मिनट्स के वीडियो में यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी करा है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, फ्यू मिनट सीरीज द क्लैशेस इन तवांग। अब देखिए अभी अगर हमको लगा कि भाई अभी भारत और चाइना के बीच में पीस रिस्टोर हो चुका है, क्लैशेस नहीं हो रहे हैं, G20 पे हमने बाली में देखा, इंडिया और चाइना के लीडर्स के बीच में हैंडशेक देखा, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसअंडरस्टूड थे। बिकॉज रिसेंटली लग नहीं रहा कि चाइना इंटरेस्टेड है भारत के साथ पीस परस्यू करने के लिए। अभी रिसेंटली हमने देखा हाथापाई हुई, इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में झड़प हुआ, और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे जो चाइना के साइड के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे तवांग सेक्टर में, अरुणाचल सेक्टर में आए हैं। 2006 से हम ये ड्रामा देखते आ रहे हैं, पिछले साल भी इस तरह के क्लैशेस हुए थे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं चाइना यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कोर्सिव डिप्लोमेसी इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना यहां पे ये नहीं कहता कि हम कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ना चाहते हैं इंडिया के साथ, जैसे 1962 में हुआ था, लेकिन ये लो इंटेंसिटी क्लैशेस से इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को यह बताना चाह रहा है कि हमको खुशी नहीं है आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी से, कि क्यों आप अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया के एक्सटर्नल पॉलिसीज को चैलेंज करने की बात आती है। इंडियन साइड वुड अब्सॉर्ब द मैसेज इंटेंडेड एंड बी रिस्ट्रेंट एंड प्रूडेंट इन इट्स रिएक्शन। तो यहां पे श्याम सरन जी ये कहते हैं कि हमारा जो वे है रिएक्ट करने का चाइना को, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि हमारी जो, ठीक है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हमारी नेवल स्ट्रेंथ है, लेकिन हम चाइना को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। चाइना, देखिए अब यहां पे चाइना की कोशिश है, जी जिनपिंग की कोशिश है, क्योंकि चाइना में प्रोटेस्ट भी हुए हैं बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी। चाहे वो हम शंघाई की बात करें, चाहे वो हम जिनजियांग की बात करें, तो पूरे चाइना में प्रोटेस्ट हुए थे, और जी जिनपिंग को लगा कि इसी बहाने में नेशनलिज्म को रिवाइव कर सकता हूं ये लड़ाई के जरिए। लेकिन जब लड़ाई की बात आती है, नेशनलिज्म को रिवाइव करने की बात आती है, तो इमोशंस बहुत हाई रन करते हैं। अभी तो लो इंटेंसिटी क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ में नहीं होगा, बिकॉज जब बीच में इमोशंस आ जाते हैं तो हाथापाई में बहुत बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो हम कैसे चाइना को चुप करा पाएंगे। ठीक है, चाइनीज डू हैव द कैपेसिटी, अगर ये लो इंटेंसिटी लड़ाई लड़ रहे हैं इंडियन सोल्जर्स के साथ, तो देखते देखते बहुत बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। चाइना के सोल्जर्स के पास ये कैपेसिटी है इस लड़ाई को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत रिएक्टिव रहती है, प्रिवेंटिव नहीं रहती है। तो यहां पे अगेन, यहां पे मैप हम देख लेते हैं, ये तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। नाउ वैसे मैंने बात फ्यू मिनट्स के वीडियोस में भी डिस्कस करी थी कि वैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत अपने मैप्स में प्रोक्लेम करता है। अगेन दिस इज द LAC। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं पिछले 2.5 सालों में, पिछले 2.5 ईयर्स में, कि चाइना इज नॉट अपॉलोजेटिक। तो चाहे वो लद्दाख सेक्टर हो, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, चाइना इस तरह के लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट्स में एंगेज कर रहा है। रिलेटिवली पीसफुल अगर मैं बात करूं LAC, सो दिस इज द इंटायर LAC। जो सेंट्रल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यहां पे इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन, इतना कन्फ्लिक्ट नहीं रहता, बट यहां पे ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में काफी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो चाइना जब मर्जी चाहे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स इनिशिएट कर सकता है। हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर सके चाइना के इस कोशिशों को, ये बात यहां पे समझनी जरूरी है। बिकॉज देखिए आज हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है, आज हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी है, और बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स अगले साल भारत में होने वाली है, विश्व भर के बहुत सारे लीडर्स भारत में आने वाले हैं। अभी पिछले आर्टिकल में आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि भारत को लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है कि भारत कैसे कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, कैसे अभी इस तनाव के माहौल में, टेंशन के माहौल में कैसे हम नैरेटिव बदल सकते हैं। तो आने वाले टाइम में चाइना की ये कोशिश रहेगी कि कैसे वो इंडिया को डिस्टर्ब कर सके, ठीक है, कैसे इंडिया के एम्बिशंस को कर्ब कर सके, इंडिया को डिस्टर्ब करके। और व्हाट डज चाइना इंटेंड्स टू कन्वे टू इंडिया? Now, China's actions in Arunachal are designed to convey that it can threaten India whenever it wants to at multiple locations across the LAC. और चाइना कह रहा है कि मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता कि भारत और अमेरिका के बीच में जितनी मर्जी अच्छी दोस्ती हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए हमारे यहाँ पे एक चैलेंज जनरेट होता है कि अगर चाइना को फर्क नहीं पड़ रहा इंडिया और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती के साथ, जो कि हमको लगता था कि चाइना को साइकोलॉजिकली इस बात का डिफरेंस पड़ेगा, तो और हम क्या तौर तरीके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम चाइना को मैन्यूवर कर सकते हैं, और कैसे एट द सेम टाइम अपनी फ्रेंडशिप और अपनी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि अमेरिका के साथ हम अपनी फ्रेंडशिप को नेग्लेक्ट करें जस्ट बिकॉज चाइना को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि हमने युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करी है।
इंडिया may resist entering an alliance relationship with the US and seek to retain its room for maneuver। ये यहां पे सवाल श्याम सरन जी पूछ रहे हैं कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, वेदर इंडिया शुड रेजिस्ट, बिकॉज अगर हमारी अमेरिका के साथ अच्छी एक बॉन्डिंग है, अच्छा एक हमारे अलायंस बनी हुई है, बिकॉज चाइना को इस बात से भी प्रॉब्लम है हम क्वाड में क्यों अमेरिका के साथ इतना एंगेज हैं, क्यों उसके साथ अमेरिका के साथ इतनी और फोरम्स पे एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, चाइना को तो लगता था कि शायद इंडिया रशिया की साइड पे है, बिकॉज इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं रशिया यूक्रेन की वॉर में, तो चाइना को लेकिन ये बात पसंद नहीं आ रही कि वाई आर वी ड्रिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द वेस्ट। एंड जैसे आपको मैंने बताया कि G20 की प्रेसिडेंसी, SCO की प्रेसिडेंसी हमारे पास होने के कारण चाइना ऐसी कोशिशें और करेगा, तो यानी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरह के क्लैशेस और बढ़े। तो जहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का भी मौका है, प्रेसिडेंसी है G20 की, वहां पे श्याम सरन जी ये भी कहते हैं दैट दिस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो हमारी डिप्लोमेसी, सो आर फॉरेन पॉलिसी विल हैव टू नेविगेट अ वेरी डिफिकल्ट एंड पोटेंशियली थ्रेटनिंग इंटरनेशनल लैंडस्केप इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि चाइना कोशिश करेगा, चाइना को इस बात पे कोई हेसिटेशन नहीं होगा एज फार एज स्पाइकिंग इंडियाज एम्बिशंस इज कंसर्न। चलिए, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो मिलिटरीली यहां पे श्याम सरन जी सजेस्ट करते हैं कि एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी हमको रिक्वायर्ड रहेगी कि हम एडवांटेज उठा सकें ऑफ अ वेरी वेरिएबल माउंटेनियस टेरेन अलोंग द बॉर्डर। 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो जो हमारे ट्रूप्स थे, माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक्स इतनी ज्यादा अच्छी हमारे ट्रूप्स को नहीं आती थी। आज के टाइम पे माउंटेन वॉरफेयर की हम बात करें, हमारे ट्रूप्स इस स्ट्रैटेजी में काफी एडवांस्ड हैं, तो टैक्टिकल हमारे पास एडवांटेज है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये काम करा भी है 2017 में। अगर हम डोकलाम प्लाटू के स्टैंड ऑफ की बात करें, डोकलाम प्लाटू जो कि इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है, तो हमने रेजिस्ट किया था चाइनीज फोर्सेस को, चाइनीज सोल्जर्स को फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि चाइना के सोल्जर जब मर्जी ठीक है, हो सकता है कि मिलिटरीली नेवल के मामले, अगर नेवी के मामले में हम बात करें, चाइना के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, बट डजंट मीन दैट दे कैन बुलडोज इंडिया। सो हमको अपनी जो मिलिट्री साइड, अपनी जो स्ट्रैटेजी है और बोल्ड करनी पड़ेगी और स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, और हमको तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह के क्लैशेस और आने वाले टाइम में हो सकते हैं। और अंत में एक बात जो कि बहुत कैटेगोरिकली श्याम सरन जी क्लियर करना चाहते हैं कि अब इस बात को ना हमको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कि हमारी तरफ से ये स्टैंड होता है दैट देखो हमारा परसेप्शन LAC को लेके कुछ और है, चाइना का परसेप्शन LAC को लेके कुछ और है। चाइना ये वर्ड कभी नहीं यूज करता परसेप्शन की जहां पे बात आती है। चाइना को लगता है कि जो LAC हमने बता दी, चाइना को लगता है कि LAC जो है 2000 किलोमीटर की है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो LAC है वो लगभग 3500 किलोमीटर की है, 3488 किलोमीटर की है। तो चाइना कभी भी परसेप्शंस की बात नहीं करता। हम इस बात को थोड़ा डिफेंड करते हैं कि भी चाइना का परसेप्शन हो रहा है, हमारा परसेप्शन हो रहा है, तो चलो बैठ के बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे। चाइना की जो अप्रोच है दैट डिफाइज दिस होल परसेप्शन अप्रोच। तो यहां पे क्लियरली श्याम सरन जी मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको भी ये डिफरेंस इन परसेप्शन वाली अप्रोच के साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं सोचते हैं परसेप्शन के बारे, तो हम ऐसा क्यों सोचे। अगर उनको लगता है कि जहां पे हमने कह दिया वो LAC है, तो हम भी इस बात को थोड़ा अग्रेसिवली इस बात को सोचें, असर्टिवली सोचें कि हाँ, हमारी जो डेफिनेशन है LAC की, जितना हमको लगता है कि LAC है 3488 किलोमीटर, उतनी ही रहेगी, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। लास्ट आर्टिकल, यहां पे बात करेंगे क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स के बारे। देखिए, यहां पे एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं। एडोलेसेंट पॉपुलेशन 15 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल के, 17 साल के जो बच्चे हो गए, वैसे तो 18 एंड अबव को अडल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये इंडिकेशन है दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन टीनेजर्स हु आर सेक्सुअली एक्टिव। अब क्या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है अगर वो अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंटीमेट रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, अगर तो कंसेंट के बेसिस पे, अगर तो कंसेंसुअल बेसिस पे अगर वो इंटीमेट रिलेशन बना रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, देन देयर इज नो हार्म। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि अब हम अगर पॉक्सो की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, अब यहां पे क्या हो रहा है, इस एक्ट के चलते जो रोमांटिक केसेस हैं, रोमांटिक केसेस यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कंसेंट के बेसिस पे अगर उनके बीच में सेक्स हो रहा है, इंटीमेट रिलेशन हो रहे हैं, तो भी उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करे जा रहे हैं इस एक्ट के चलते। कुछ ऐसे किस्से सामने आए हैं। अब सो ये डेटा जो इकट्ठा करा गया है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केसेस व्हिच वर रजिस्टर्ड इन स्पेशल कोर्ट्स इन असम, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो क्या ये मिसयूज ऑफ पॉक्सो हो रहा है? पॉक्सो की जहां पे बात करें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 18, उनको सेक्सुअल अब्यूज से उनको बचाना है ना। लेकिन उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या है कि जो बच्चे 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, अगर वो कंसेंसुअल बेसिस पे रिलेशन बना रहे हैं, तो उनको डिप्राइव किया जा रहा है इस लिबर्टी से। ठीक है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की टेंशन होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आर्टिकल में जो ओपिनियन रखा गया वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं।
यहां पे इस लॉ को कहा गया है कि थोड़ा मिसयूज भी किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा अपने फैमिली ऑनर को, अपने फैमिली की मर्यादा को थोड़ा सेव करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। वो अगर कंसेंसुअल रिलेशन में भी अगर लड़का लड़की रिलेशन बना रहे हैं तो भी वो लड़के के अगेंस्ट केस डाल रहे हैं अंडर पॉक्सो। अब इसके चलते क्या हो रहा है, अब देखिए 16-17 साल की उम्र में अगर एक बच्चे के ऊपर केस पड़ता है तो ऑब्वियसली उसके करियर का सवाल आता है, उसके आगे पूरी लाइफ का सवाल आता है, ठीक है। बहुत एडवर्स इंपैक्ट बन सकता है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके आगे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के ऊपर। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे इस आर्टिकल में इस बात को डिफेंड नहीं किया जा रहा कि अगर देखिए अगर तो कंसेंसुअल बेसिस पे रिलेशन हो रहा है तो ये केसेस नहीं सामने रखने चाहिए। अगर तो कंसेंसुअल बेसिस पे नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कानून तो बना इसी कारण है ना, सेक्सुअल अब्यूज से बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ कास्ट करता है एडोलेसेंट बच्चियों को एज विक्टिम्स। अब उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, उनकी अपनी लिबर्टी हो सकती है, ठीक है। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो अपने, अगर देखिए सेक्सुअल एजुकेशन होना, अवेयरनेस होना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी बॉडी के ऊपर इंटेग्रिटी होना, अपनी बॉडी के ऊपर प्रिवेसी होना कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या उनके राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी को वायलेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो यहां पे अगेन सोचने वाली बात आ रही है, बिकॉज दीज गर्ल्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन चिल्ड्रंस होम्स व्हेन दे रिफ्यूज टू रिटर्न टू देयर पेरेंट्स। अब इसके चलते क्या हो रहा है, क्योंकि आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सरकारी स्कीम की बात करें, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, अब इस स्कीम के चलते बच्चों को बिल्कुल राइट है, अधिकार है कि उनको बैरियर फ्री एक्सेस मिलेगा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के चलते। अब हो क्या रहा है, अब इस एक्ट को मिसयूज इस तरीके से किया जा रहा है कि अगर तो आपने रिपोर्ट नहीं किया, अगर तो लड़की ने रिपोर्ट नहीं किया कि भाई आपके अगेंस्ट अब्यूज किया गया और बेशक वो कंसेंसुअल वे में रिलेशन रखा गया था, तो होगा क्या, बिकॉज अब लड़कियों को, लड़कों को यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के चलते। तो लड़कियां क्या कर रही हैं, वो इनएडवर्टेंटली वो अनसेफ अबॉर्शंस के टुवर्ड्स मूव कर रही हैं। उनको वो प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही, बिकॉज उनको डर है ना, इस बात का फियर है कि अगर हमने रिपोर्ट नहीं किया तो भाई हमारे अगेंस्ट केस पड़ जाएगा, पर्चा पड़ जाएगा। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग एक ऑब्लिगेशन बनती है पॉक्सो एक्ट के चलते। अब 16-17 साल के बच्चे के हाथ में कुछ नहीं होता, पेरेंट्स बाद में बच्चे को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। इस डर के कारण जो लड़की है वो अनसेफ अबॉर्शन का प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकती है, तो वो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक पर्टिनेंट बात हमारे सामने आर्टिकल में ये भी आती है कि क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ना, इतना सारा टाइम और रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करना ऐसे केसेस के ऊपर जहां पे कंसेंसुअल बेसिस पे एक इंटीमेट रिलेशन रखा जा रहा है। जो मीडियन टाइम है बिटवीन लॉन्चिंग ऑफ एन एफआईआर एंड डिस्पोजल ऑफ सच रोमांटिक केसेस इज एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2.5 years। यहां पे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की बात करी गई है। तो यहां पे एक और डेटा हमारे सामने जो आता है, जो डिफेंड करता है इस बात को, वेस्ट ऑफ टाइम को, कि अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट है, 93% ऑफ द केसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट दे वर स्टिल पेंडिंग डिस्पोजल। और इसके चलते हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी जो पेंडेंसी है बिकॉज ऑफ दीज केसेस वो बढ़ते जा रही है। अब अगर हम बात करें यूएनसीआरसी के बारे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे, तो इसने 2019 में इस कमिटी ने यह सजेस्ट किया था मेंबर स्टेट्स को कि आप urge the states to remove status offenses which criminalize adolescents who engage in consensual sexual acts with one another। यानी कि उनको डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए, यानी कि अगर वो कंसेंसुअल बेसिस पे इंटीमेट रिलेशन बना रहे हैं तो उनको क्रिमिनल करार करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात बहुत कैटेगोरिकली यूएनसीआरसी में भी 2019 में करी गई थी। जुडिशरी के व्यू की यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी रिकॉग्नाइज करा है कि एडोलेसेंट रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट थी दैट एडोलेसेंट रोमांस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मार्कर है एडोलेसेंट्स की सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, फंक्शनिंग के लिए और उनकी कैपेसिटी फॉर इंटीमेसी के लिए। यानी कि अगर वो इंटीमेट कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं 16-17 ईयर्स की एज में तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका भी अपना राइट है, उनकी भी अपनी लिबर्टी है। सो वे फॉरवर्ड तो यहां पे सजेशन ये दिया गया कि एक अमेंडमेंट शुड हैज टू बी कंसिडर्ड पॉक्सो एक्ट में एंड द इंडियन पीनल कोड, ताकि डीक्रिमिनलाइज किया जा सके कंसेंसुअल एक्ट्स इन्वॉल्विंग एडोलेसेंट्स अबव द एज ऑफ 16, यानी कि 16-17 साल के जो बच्चे हैं, while also ensuring that those above 16 years and below 18 years they are protected against the non-consensual acts। ठीक है, तो जहां भी देखिए अगर नॉन कंसेंसुअल एक्ट के जरिए अगर सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है लड़की को या लड़के को, या जोर जबरदस्ती से कंसेंट लिया जा रहा है, ठीक है, बाय फियर और बाय द थ्रेट ऑफ डेथ और बाय एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, या कोई ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं, कोई ड्रिंक्स दी जा रही है, उसके जरिए बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे क्रिमिनलाइज करना बनता है। लेकिन अदरवाइज अगर कंसेंसुअल बेसिस पे हो रहा है तो डीक्रिमिनलाइजेशन यहाँ पे एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी।
और साथ के साथ बहुत जरूरी है कि सेक्सुअल एजुकेशन जो है बच्चों को वो भी प्रोवाइड की जाए। एक पॉजिटिव स्किल्स और जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड सेक्स उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि एडोलेसेंट जो हैं बच्चे हैं वो आगे जाके अपनी लाइफ में इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी नेविगेट कर सकें अच्छे तरीके से। At the same time, not ignoring the importance of the health and dignity of these young children. So, question of the day क्या बनता है? India's strategic autonomy is a fact of life and no longer something that must be fought for. आपका इस पे क्या राय है? आपने इसको कमेंट करना है 150 वर्ड्स में, और आप इस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे हम 6 बजे बेस्ट आंसर एंड मॉडल आंसर पिन करते हैं। तो जो कल वाले क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम को 6 बजे आपको पिन मिलेगा, और जो कल क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो भी आज आपको टेलीग्राम के ग्रुप में पिन मिलेगा शाम को 6 बजे। ठीक है, सो दोस्तों आज की डिस्कशन और एनालिसिस में हमारा इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।